Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and editorial analysis of 1st of August 2025. तो गाइज आज है तारीख 1 अगस्त 2025 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ। आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है बैतरानी रिवर को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं और चलते हैं आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में हमारे आर्टिकल नंबर 1 पर। आज आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, मुझसे काफ़ी सारे लोग पिछले काफ़ी सारे दिनों से डिमांड कर रहे थे, सर जो भी आर्टिकल आप डिस्कस करें उसको थंबनेल में लगा देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, हम समझ पाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं। तो दोस्तों वैसे अगर आप लोग देखोगे तो आज के न्यूज़पेपर में ये जो पेज है आपके सामने, ये है पेज नंबर 5। इस पेज नंबर 5 पे एक लौता आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि आज के सेशन में ना जो शुरुआत है वो यहीं से होती है। काम की चीज़ें आजकल कम आ रही हैं, वही पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो बहुत काम की हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पेज नंबर 5 पे ये आर्टिकल है जिसको आपको छोड़ना नहीं है। ये टॉपिक दोस्तों जीएस पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट स्कीम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो न्यूज़ यहाँ पर यह है कि सरकार ने जो पीएमकेएसवाई योजना है, इसमें जो बजट पहले चलता था उस बजट को बढ़ा दिया गया है। बस इतना सा यहाँ पर ये न्यूज़ है। ये आप देख पाओगे यूनियन कैबिनेट ने कल के दिन जो बजट इसमें प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में हुआ करता था, इस योजना का बजट बढ़ा दिया गया है। पहले ये बजट 1920 करोड़ रुपए हुआ करता था, इस बार इस बजट को बढ़ाकर 6520 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो 6520 करोड़ रुपीस खर्चे जाएंगे इस योजना के तहत। लेकिन ये योजना का मेन पर्पस क्या है, या ये पैसा कहाँ पे खर्चा जाएगा? हमारे देश के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को और ज़्यादा बूस्ट करने पे खर्चा जाएगा। उसके अलावा क्योंकि यहाँ पे आपको प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में आपको पढ़ाऊँगा ना, तो आपको ये पता चलेगा कि वो कौन-कौन से सेक्टर हैं जो इस योजना के तहत आते हैं। क्योंकि जब ये फंडिंग बढ़ा दी गई है, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपने फूड प्रोसेसिंग पे ध्यान देंगे। कई बार क्या होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर के बहुत सारे जो क्रॉप्स हैं, जो फसलें हैं, उनकी कटाई होती है, कटाई होने के बाद में कुछ समय बाद वो सड़ जाते हैं। तो अभी हम लोग ये करने वाले हैं, इन्हीं पैसों से लगभग 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इररेडिएशन यूनिट्स को ओपन किया जाएगा। इररेडिएशन यूनिट्स वो होते हैं जहाँ पे खाने को सड़ने से बचाया जाता है, वो खराब ना हो, ठीक है, उसीलिए उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ऐसे यूनिट्स लगाए जाने वाले हैं। 100 फूड टेस्टिंग लैब्स यहाँ पर बनाई जाने वाली हैं। तो ये जो डिसीजन है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, और सीधा यहाँ पर पूरी गवर्नमेंट ने मिलकर लिया है और ये बजट को बढ़ाया है। अब इस आर्टिकल में और तो कुछ नहीं है जो एग्ज़ाम में आप लोगों को हेल्प करे, लेकिन अगर आप लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपको पता है कि अगर हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें इस स्कीम, इस योजना जो भी है, इसके बारे में हर एक माइन्यूट डिटेल पता होनी चाहिए, जो आपको आर्टिकल में नहीं मिलेगी। आर्टिकल से हट के पता होना चाहिए कि वो कौन-सा मंत्रालय है जिसके तहत यहाँ पर ये स्कीम काम करती है। इसके अंदर में कौन-कौन से कंपोनेंट्स होंगे जो बेसिकली वर्किंग प्रोसेस में देखने को मिलेंगे। आइए समझाता हूँ। तो ये आपकी डेली, जैसे मैंने मैगज़ीन बनवाता हूँ, तो वैसे डेली मैगज़ीन के तौर पे काम किया गया है। आप लोग देखोगे शानदार सा पीडीएफ है। ठीक है? और अच्छे से सुनते चलना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है जो भी आर्टिकल के बाद मिलेगा। यानी पहला आर्टिकल डिस्कस करूँगा, क्वेश्चन दूँगा, फिर आर्टिकल डिस्कस करूँगा, फिर क्वेश्चन दूँगा। तो उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, अपना जो आंसर वगैरह है वो सब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। पूरा टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है, लास्ट में स्कोर ज़रूर लिख कर जाना। ठीक है? तो ये आर्टिकल तो दोस्तों हुआ समाप्त जो हमने पढ़ा। लेकिन अभी इससे रिलेटेड जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, फटाफट उस पे थोड़ा-सा नज़र मार लेते हैं। पहली चीज़, ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किस प्रकार की स्कीम है? अब आपको पता है 2 प्रकार की स्कीम्स होती हैं। एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरी होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो ये है दोस्तों सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होती है, वहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करते हैं, साथ में पैसा खर्च करते हैं। जबकि आपको पता होना चाहिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम कौन सी होती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होती है जहां पे 100% फंडिंग, 100% सारा खर्चा केंद्र सरकार उठाती है। तो ये हमारी किस टाइप की स्कीम है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। 2017 में सरकार के थ्रू अप्रूव किया गया। इसका मेन उद्देश्य था हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करना, हमारे देश की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को मॉडर्नाइज करना, और एग्रीकल्चर सेक्टर से जितना भी कूड़ा करकट निकलता है उसको रिड्यूस करना, उसको कम करना, है ना? क्योंकि कई बार आप देख पाओगे जब हम लोग
अपने खेतों को देखते हैं तो हमारे किसानों के पास में पोस्ट हार्वेस्ट की फैसिलिटी नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि वो लोग फसल उगाते हैं, फसल की कटाई करते हैं, तो कई बार जब स्थिति नहीं बन पाती है तो उसको स्टोर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास में इनफ गोदाम नहीं है। अगर स्टोर करने की फैसिलिटीज़ उनको लेनी है तो उसके लिए अलग से रेंट वगैरह पे करना पड़ता है। तो उस चीज़ की वजह से ना उनको सस्ते दाम में ये सारा अनाज बेचना पड़ जाता है, क्योंकि वो सोचते हैं सड़ ना जाए, तो इसलिए सस्ते दाम में बेच देते हैं। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए जो-जो कमियाँ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने आपको बताया ना, जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है, कटाई करने के बाद जो यहाँ पर ये घाटा हो रहा है, वो सब कम करना। हम पूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने की बात करते हैं इस पर्टिकुलर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत, याद रखिएगा। ठीक है? उसके अलावा ये वैल्यू एडिशन करेगा, और जब ये सब चीज़ें इम्प्रूव हो जाएँगी, तो फार्मर्स को जल्दी बेचने की आप कह सकते हैं कि जो मजबूरी है ना, वो फेस करनी नहीं पड़ेगी। अब उनके पास में अच्छा फैसिलिटी है, गवर्नमेंट की साइड से यहाँ पर ये सपोर्ट मिल रहा है, स्कीम्स के सपोर्ट मिल रहे हैं, तो फार्मर्स की जो इनकम है वो भी यहाँ पर इम्प्रूव हो पाएगी, बेहतर हो पाएगी पहले से। ठीक है? ये क्लियर हो गया। हमारा जो प्रोसेसिंग सेक्टर है वो इम्प्रूव हो पाएगा, और जितना ज़्यादा हम फूड बचा पाएँगे, उतना ज़्यादा फिर हम लोग आगे एक्सपोर्ट भी कर पाएँगे, तो एक कहीं न कहीं हमारे एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा देने वाला है। ठीक है? तो ये कौन-सी स्कीम है, ये समझ में आ गया, सेंट्रली सेक्टर स्कीम। दूसरा, ये कौन से मंत्रालय के अंदर में आती है, तो मंत्रालय का नाम याद रखिएगा, वो है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। क्योंकि इसका मेन पर्पज़ ही ये है कि हम फूड प्रोसेसिंग पे ज़्यादा ध्यान दें, और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स दोस्तों यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा फूड पार्क बनाने की बात हुई। उसके अलावा कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ वगैरह हम लोग बनाएँगे, एक एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएँगे, वही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। कई बार हम फूड का प्रोडक्शन, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बड़ा एग्ज़ाम्पल देता हूँ डेयरी इंडस्ट्री का। तो जो दूध वगैरह का हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, इसको सप्लाई करते हैं, तो उसको ठंडा रखना पड़ता है। या कई बार आप देख पाओगे जो मछलियाँ होती हैं, वो हमारे फिशरी सेक्टर में जो मछुआरे हैं मछली पकड़ते हैं, उसको एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट करते वक्त उसको ठंडे रीजन में रखना ज़रूरी है। तो वो जो कोल्ड चेन वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो हमारे पास में आज कम है, जिसकी वजह से कई बार ये सामान सड़ जाता है, तो एक्सपोर्ट नहीं हो पाता, या वो सामान जो यहाँ पर कह सकते हैं प्रोड्यूस तो हुआ लेकिन बिका नहीं। तो हमारा मेन पर्पज़ है कि ये जितनी भी समस्याएँ, जितने भी गैप हैं, वो सारे गैप को दूर कर दिया जाए, और जितनी भी परेशानियाँ यहाँ पे फार्मर्स को हो रही हैं, वो सारी दूर हो जाएँ। और इससे क्या होगा, इससे हमारे फार्मर्स का ही इनकम बेटर होगा, हम लोग अपने ज़्यादा प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर पाएँगे। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का जो बजट है, ये बढ़ा दिया गया है। पहले 1920 करोड़ था, अब ये बढ़ाकर 6520 करोड़ कर दिया है, जिसमें हम लोग 50 फूड इरेडिएशन यूनिट्स बनाएँगे। आपको पता है इरेडिएशन यूनिट्स कौन-सी होती हैं? जहाँ पर हमारे ऐसे आइटम, ऐसे सामान, ऐसी फसल, ऐसी यहाँ पर कोई दूसरा आइटम जो सड़ने वाला है, उसको ये बचा के रख सकता है। उसके अलावा फूड की टेस्टिंग करने के लिए लैब्स बनाई जाएँगी, जहाँ पे फूड की क्वालिटी को चेक किया जा सके, फूड की सेफ्टी को हम लोग एंश्योर कर सकें। ठीक है? फिर यहीं पर दोस्तों एक छोटा-सा न्यूज़ समरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ये एग्ज़ैक्टली नज़र आएगा। ठीक है? जो मैंने अभी आपको समझाया कि क्या एग्ज़ैक्टली क्या-क्या हुआ है, ये पूरा क्लैरिटी वही जो हमने न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस किया है ना, उसी न्यूज़ आर्टिकल का यहाँ पर ये चीज़ मैंने छाप दी है। ठीक है? आगे सुनिए। अब जो एक्स्ट्रा फंड आएगा वो कहाँ पे खर्च जाएगा, ये भी आपको पता चल चुका है। जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो पाएगा, रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ पाएगा, फार्मर्स की इनकम बढ़ पाएगी। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं पढ़ना है। बस इतना पढ़ के चलना है जो 2-3 बातें बता दी हैं। अब इन बातों को याद रखने के लिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। चलो फटाफट। मैंने बताया, क्योंकि ये जो वीडियो आपके सामने चल रहा है, इसमें रियलिटी में क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं, नाम के क्वेश्चन नहीं। ठीक है? पिछले कुछ दिनों से लगातार मैं आपको आर्टिकल के साथ-साथ क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो पहला आर्टिकल हमने सॉल्व किया। चलो, अब यहाँ पे कमेंट में लिख लेना क्वेश्चन नंबर 1 और इसका आंसर अपना प्रेज़ेंट कर देना, क्योंकि आंसर मैं अभी तो नहीं बताने वाला। आंसर को लेकर क्या करेंगे वो वीडियो के लास्ट में शेयर करूँगा। ठीक है? नहीं तो फिर क्या होगा, कोई सॉल्व नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, उतने ज़्यादा मैं टेस्ट आपके लिए लेकर आऊँगा, ताकि आपकी करंट अफेयर की प्रिपरेशन को मजबूत किया जा सके। ठीक है? जो बेसिकली मैसिव रिस्पॉन्स देखने को मिला है, कल बढ़िया रिस्पॉन्स था, परसों बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, आज भी आपको वैसा ही रिस्पॉन्स देना है। चलिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों, विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो किसान संपदा योजना के रेफरेंस में आपके सामने यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है, ये योजना एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को साल 2017 में लॉन्च किया गया था।
दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इस संपदा योजना का जो मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव है वो है एग्रीकल्चरल वेस्ट को कम करना, उसके अलावा फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करना। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं? फटाफट इसका आंसर दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आगे आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल पर। नव आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ मिलते हैं। फॉर एग्जांपल इन्हीं पीडीएफ्स की बात कर रहा हूँ। अभी देखो हम अगला आर्टिकल ये डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे पेज नंबर 5 पर है। अभी पेज नंबर 4 वाला तो आर्टिकल हमने कवर कर लिया, ये पेज नंबर 5 वाला है। मैं आपको हर एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है या जहाँ से क्वेश्चंस बन चुके हैं। तो आपका न्यूज़पेपर का जो कंटेंट है या करंट अफेयर का कंटेंट है वो तो तैयार होता होता है, प्लस स्टैटिक भी दोस्तों आपका रेडी होता चलता है, ठीक है, एक ही लेक्चर के माध्यम से। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। लेकिन ये जो शानदार सी पीडीएफ आप देख पा रहे हैं, जिसका चाहो तो प्रिंट आउट निकलवाओ, चाहो तो आप ऐसे ही रीड कर सकते हैं, ये पीडीएफ आपको इसी पेड ग्रुप में प्रोवाइड करवाए जाते हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। तो दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल ग्रुप है। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है वो बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूं ये अमाउंट आपका तुरंत रिकवर हो जाना है, क्योंकि यहाँ पे जब आप ग्रुप में ज्वाइन करोगे ना तो डेली तो पीडीएफ्स मिलेंगे आपको, लेकिन पुराना भी सभी कंटेंट आपके हाथ में आ जाएगा, तो अमाउंट हैंड टू हैंड रिकवर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। तो अगले न्यूज़ आर्टिकल पर देखोगे तो ये दोस्तों हमारा सीधा पेज नंबर 5 है, प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिएगा। ये दोनों अगल बगल के आस पड़ोस के आर्टिकल हैं और दोनों ही हमारे काम के हैं, ठीक है। ये वाला आर्टिकल इसके बाद डिस्कस करेंगे। इस वाले आर्टिकल को देखोगे तो ये हमारा जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी वाले सेक्शंस में आप लोगों को ऐड करना है। क्या बात हो रही है, एडवांस गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट डिलीवर कर दिया गया है हमारी नेवी को। सर ये फ्रीगेट क्या होता है, अभी के लिए समझ लो लड़ाकू जहाज़, एक ऐसा जहाज़ जिसमें हम लोग वेपन्स लगा सकते हैं, और वो जहाज़ अब युद्ध में उतरने के लिए तैयार है, उसको हम लोग फ्रीगेट कह देते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि फ्रीगेट एग्जैक्टली क्या होता है, अभी मैं आपको बस खाली ये क्लैरिटी दे रहा हूँ कि आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है। तो एक नया जहाज़ दोस्तों तैयार हो चुका है, और ये जो जहाज़ है ये हमारी नेवी को सौंप दिया गया है। सर इस जहाज़ का नाम क्या है? इसका नाम है हिमगिरी, याद रखिएगा, हिमगिरी यार्ड 3022। केवल हिमगिरी से याद रखोगे काम हो जाएगा। लेकिन ये जहाज़ जो हम तैयार करते हैं ये तो किसी प्रोजेक्ट के तहत काम किया जाता है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर भी एक प्रोजेक्ट के अंडर में काम हुआ है, वो है प्रोजेक्ट 17A। दूसरा पॉइंट आपका इस आर्टिकल से मिल जाता है। एक तो पहले आपको हिमगिरी के बारे में पढ़ना है, दूसरा ये प्रोजेक्ट 17A के तहत ये हिमगिरी जहाज़ को तैयार किया गया है। तो प्रोजेक्ट 17A क्या है ये पता होना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट 17A में केवल हिमगिरी जहाज़ नहीं दोस्तों, हमने ऐसे 7 जहाज़ तैयार करने हैं, जिसमें से कुछ जहाज़ तैयार हो चुके हैं, और पिछले महीने आपको पता होगा उदयगिरी जो है ये भी चर्चाओं में था, क्योंकि ये भी तैयार होकर नेवी को दिया गया है। तो प्रोजेक्ट 17A के अंदर में जितने भी लड़ाकू जहाज़ हम लोग तैयार कर रहे हैं ये मल्टी मिशन प्लेटफॉर्म्स हैं। ये सारे ऐसे जहाज़ हैं दोस्तों जो आने वाले समय पर युद्ध में उतर सकते हैं। इनमें मिसाइल दागने की ताकत है, ठीक है, ये हर प्रकार के वॉरफेयर में लड़ सकते हैं। और इंडियन नेवी के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है जो हिमगिरी नाम का ये जहाज़ अभी तैयार किया गया है, जो पीछे दिख रहा है, ये आईएनएस हिमगिरी वाले मॉडल पर तैयार किया गया है। तो कहोगे आईएनएस हिमगिरी क्या एक और हमारे पास में जहाज़ है? तो ये दो नाम में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। देखो आईएनएस हिमगिरी नाम का जहाज़ हमारे पास में हुआ करता था, ये भी ऐसे ही लड़ाकू जहाज़ था। इसने 30 साल तक हमारी नेवी के लिए सर्व किया। लेकिन ये आईएनएस हिमगिरी अब 6 मई 2025 में यानी इसी साल डीकमीशन कर दिया गया है, ये अपनी सर्विस से रिटायर हो चुका है। तो इस वजह से उसी नाम से इंस्पायर होके जो ये नया जहाज़ हम लोगों ने तैयार किया है इसका नाम भी हिमगिरी ही रखा है, ठीक है। ये आर्टिकल क्लियर हो गया। अब इस आर्टिकल में तो कुछ नहीं है। हाँ ये ज़रूर से एक और बात याद रख लो, ये जहाज़ बनाया किसने है? तो कोलकाता के अंदर में जो शिप बिल्डर्स हैं जो जहाज़ बनाते हैं वो एक कंपनी है जिसका नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, जिसको कई बार शॉर्ट फॉर्म में हम GRSE भी कह देते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर इस जहाज़ को तैयार किया, तैयार करने के बाद में नेवी को सौंप दिया। नाम इसका हिमगिरी है, और इसको कौन से प्रोजेक्ट के अंडर में रेडी किया गया है? प्रोजेक्ट 17A। दैट्स इट।
इस आर्टिकल में बस और कुछ नहीं पढ़ना, ये आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ के काम नहीं बनने वाला। इसलिए यहाँ पर बैकग्राउंड पढ़ना है। आर्टिकल लगा दिया है मैंने आपका, न्यूज़ ये लगा दी है कि हाँ भैया क्या हुआ है, हिमगिरी नाम का जो जहाज़ है वो रेडी किया गया है प्रोजेक्ट 17A के तहत। ये बनाने वाला जहाज़ बनाने वाली जो कंपनी है वो कोलकाता बेस्ड गोल्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स हैं, यानी GRSE है। ठीक है, तो न्यूज़ यहाँ पे इंक्लूड कर दी ताकि आप पीडीएफ पढ़ो या भविष्य में जब आप इसका प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ो तो आपको कोई परेशानी ना पड़े। अब सर यहाँ पर आप बता रहे थे फ्रीगेट क्या है। देखो आज हमारी नेवी के पास में बहुत सारे लड़ाकू जहाज़ हैं। तो हम जब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वॉरशिप्स की, यानी कि युद्ध में लड़ने वाले जब जहाज़ों की बात की जाती है तो उनके अलग अलग प्रकार होते हैं। सबसे बड़े साइज़ का जो जहाज़ होता है वो कहलाता है एयरक्राफ्ट कैरियर, जो बिल्कुल विशाल साइज़ का होता है। तो जैसे आज हमारे पास में है ना, विक्रमादित्य है, विक्रांत है, तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, लार्ज साइज़ के होते हैं जिनके ऊपर हम लोग अपने एयरक्राफ्ट को रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद आता है उसका साइज़ छोटा होता है। ठीक है, वो कहलाता है डिस्ट्रॉयर। अब डिस्ट्रॉयर में भी ये सारी कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो यहाँ पर एंटी एयर, दुश्मन अगर हवा में है उसको मार सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, दुश्मन दूसरे जहाज़ में है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, दुश्मन अगर पनडुब्बी में है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसलिए डिस्ट्रॉयर है। ठीक है, और जो फ्रीगेट्स होते हैं, देखिए फ्रीगेट जिसकी हम बात करें अभी, जो हिमगिरी है वो भी फ्रीगेट है। फ्रीगेट का जो साइज़ होता है वो डिस्ट्रॉयर से छोटा होता है, यहाँ पर साइज़ का डिफरेंस है ना। फ्रीगेट भी लड़ाकू जहाज़ है, इसमें भी मल्टी रोल कैपेबिलिटीज़ हैं, ये भी एंटी एयर एंटी शिप ऑपरेशंस चला सकता है। जैसे INS शिवालिक, INS नीलगिरी क्लासेस के यहाँ पर ये जहाज़ हैं, ठीक है, ये फ्रीगेट कहलाते हैं। इनमें भी हम हथियार लगाते हैं, मिसाइल्स दाग सकते हैं। फिर फ्रीगेट से जो साइज़ छोटा होता है वो कहलाता है कॉर्वेट। कॉर्वेट और छोटे साइज़ का होता है। तो ये चारों के चारों लड़ाकू जहाज़ हैं, याद रखिएगा। सबसे छोटा कॉर्वेट, उससे बड़ा फ्रीगेट, उससे बड़ा डिस्ट्रॉयर एंड सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया कि सर ये क्या है एयरक्राफ्ट कैरियर। ये वैसे मैं आपको कई बार पढ़ाता रहता हूँ, है ना। जब मैं सोचता हूँ कि अभी बहुत सारे बच्चे और भी होंगे जो नए नए जुड़े होंगे अपने साथ में, तो उनको कोई किसी प्रकार की परेशानी ना पड़े। चलिए, अब सर ये प्रोजेक्ट 17A क्या है जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट 17A है, याद रखिएगा, ये पहले ही एक प्रोजेक्ट चलता था, उसी के आधार पे हम लोगों ने इसको कंटिन्यू कर रखा है। पहले ना प्रोजेक्ट एक 17A है हमारे पास में। देखो एक 17A नाम का प्रोजेक्ट है और दूसरा केवल 17 है। जो केवल प्रोजेक्ट 17 है उसमें शिवालिक क्लास वाली कैटेगरी, क्लास मतलब कैटेगरी, तो शिवालिक कैटेगरी के जहाज आते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट 17A की जब बात करते हैं तो ये अलग है। ठीक है, याद रखिएगा। और जहाज बनाने वाली इंडिया में दो ऐसी मेजर कंपनीज हैं जो इस प्रोजेक्ट के तहत सारे जहाज को बनाती हैं। एक तो मुंबई का मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, दूसरा कोलकाता का GRSE जिसने अभी हिमगिरी भी बनाया है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जो ये हिमगिरी तैयार हुआ है, या फिर जो हम प्रोजेक्ट 17A के तहत जितने भी फ्रीगेट्स को तैयार करते हैं, उन फ्रीगेट में स्पेशल फीचर क्या होता है, नोट करिए। पहला स्पेशल फीचर होता है स्टेल्थ फीचर, जो हमारे हिमगिरी में भी है। स्टेल्थ फीचर क्या होता है? स्टेल्थ का मतलब होता है कि दुश्मन की रडार की पकड़ में हमारे जहाज़ ना आएँ। इस पे ध्यान रखा जाता है ना? देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली में क्या होता है कि जो हमारे जहाज़ है वो कई बार डिटेक्ट कर लिए जाते हैं। दुश्मन रडार लगा के रखता है, रडार लगा के रखता है ताकि वो हमारे जहाज़ों को पकड़ सके। हम भी रडार लगा के रखते हैं ताकि हम दुश्मन के एयरक्राफ्ट या उनके जहाज़ों को पकड़ सकें, डिटेक्ट कर सकें। तो इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की है कि रडार इसको पकड़ नहीं पाएगा। ठीक है, दूसरा इसमें मिसाइल दागने की ताकत है। तीसरा दोस्तों, ये जो जहाज़ तैयार किए जाते हैं प्रोजेक्ट 17A के तहत, ये मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन टेक्निक पे किए जाते हैं। अब सर ये कौन सी टेक्निक है? मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन टेक्निक वो होती है जहाँ पे पहले हम जहाज़ के छोटे-छोटे पार्ट्स को बेहतरीन तरीके से और मजबूती से तैयार करते हैं और फिर लास्ट में इन सभी पार्ट्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है, ऐड अप कर दिया जाता है, जिससे यहाँ पर पूरा जहाज़ बन जाता है। तो ये मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन टेक्निक का यूज़ होता है। और ये एक बात और ध्यान में रखिएगा, प्रोजेक्ट 17A के तहत जितने भी हम लोगों ने ये फ्रीगेट्स तैयार करे हैं, इन सब के अंदर में सरफेस टू एयर मिसाइल्स की भी टेक्नोलॉजी है। उसके अलावा दुश्मन के अगर सबमरीन को डिस्ट्रॉय करना है वो टेक्नोलॉजी भी है। उसके अलावा एडवांस सर्विलांस रडार भी हैं। ठीक है, और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है, यानी कि ये मल्टी रोल ऑपरेशंस चला सकते हैं। युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार करके चलाए गए हैं या बनाए गए हैं। इनका इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस यही होगा कि भाई जब नेवी को सौंपा जाएगा तो हमारी नेवी की ताकत, नेवी की क्षमता बढ़ेगी, हमारे समुद्र पे कंट्रोल बढ़ेगा और हम खुद से बना रहे हैं, हमारी खुद की जहाज़ बनाने वाली कंपनियां बना रही हैं, तो आत्मनिर्भर भारत को ये प्रमोट करेगा। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंस हो गया। बाकी हिमगिरी के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता ही चुका हूँ कि पहले भी हमारे पास में INS हिमगिरी हुआ करता था, वो रिटायर हो गया है, उसी के नाम पे हम लोगों ने नया हिमगिरी प्रोजेक्ट तैयार किया है।
ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है प्रोजेक्ट 17A के बारे में। चाहता तो मैं इसको स्किप कर देता, लेकिन स्किप करना बनता नहीं है, क्योंकि ये हिमगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया गया है। मैंने आपको एक बात और अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, क्या बताई थी याद करो, कि हमारे पास में ऐसा ही एक और प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 17। लेकिन जो प्रोजेक्ट 17 में जितने भी हम लोगों ने जहाज़ तैयार करे हैं वो कौन सी कैटेगरी के हैं? शिवालिक कैटेगरी के हैं। लेकिन प्रोजेक्ट 17A के अंदर में हम जितने भी जहाज़ तैयार कर रहे हैं वो कौन सी कैटेगरी के हैं? नीलगिरी क्लास के या नीलगिरी कैटेगरी के। तो एक कैटेगरीज यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्लियर हो गया? जो प्रोजेक्ट 17A है हमारा, इसमें हमारा मेन पर्पज़ है कि हम 7 ऐसे जहाज़, लड़ाकू जहाज़ बनाएंगे। कितने? 7 फ्रीगेट्स बनाएंगे। अब फ्रीगेट्स क्या होते हैं ये आपको पता है, और हम खुद से बनाने वाले हैं, तो हमारी इंडिजीनियस प्रोडक्शन यानी देश की प्रोडक्शन को ऑब्वियसली ये सपोर्ट करता है। कौन सी कंपनियां बनाती हैं? क्योंकि जो हमारे 7 जहाज़ बनाने हैं ना 17A के तहत, इसमें से 4 जहाज़ बनाने की जिम्मेदारी मुंबई वाले शिप बिल्डर्स को दी गई है और 3 जहाज़ बनाने की जिम्मेदारी कोलकाता वाले शिप बिल्डर्स को दी गई है। सर वो 7 जहाज़ कौन कौन से हैं जो प्रोजेक्ट 17A के तहत हम तैयार कर रहे हैं? देखो, प्रोजेक्ट 17A के तहत जो 7 जहाज़ हैं, इनमें से सबसे पहला जो फ्रीगेट है या सबसे पहले शिप का जो नेम है वो है आईएनएस नीलगिरी। ये बताया जाता है कि इस क्लास का पहला शिप है जो 2019 में लॉन्च किया गया था। फिर आईएनएस हिमगिरी, जिसको जीआरएससी ने बनाया है, फाइनली ये भी नेवी को सौंप दिया गया है, इसी वजह से तो हम डिस्कशन कर रहे हैं। फिर आईएनएस तारागिरी अंडर कंस्ट्रक्शन। देन उसके बाद में यहाँ पर आप देख पाओगे आईएनएस उदयगिरी डिलीवर कर दिया गया है अभी पिछले महीने। आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस विंध्यागिरी, आईएनएस महेंद्रगिरी। ज़्यादातर पहाड़ियों पे, अलग अलग पहाड़ियों पे नाम यहाँ पर ये रखे गए हैं। तो ये 7 जहाज़ हम लोगों ने प्रोजेक्ट 17A के तहत में तैयार करने हैं। कुछ तैयार हो गए, कुछ रह गए हैं, उन पे काम चल रहा है। इन जहाज़ों में सब में कुछ कॉमन फीचर्स हैं। कॉमन फीचर में जैसे मैंने बताया, स्टेल्थ डिज़ाइन, दुश्मन के रडार की पकड़ में ना आए, इनका एक शानदार सा डिज़ाइन। खुद ने हमने किया है कंस्ट्रक्शन, मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन, जिसमें हम लोग यहाँ पर पहले कुछ अलग अलग पार्ट्स तैयार करते हैं, लास्ट में इसको एक साथ सेट कर देते हैं। इसमें हम अलग अलग प्रकार के हथियार यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाहे वो ब्रह्मोस हो वो यूज़ कर सकते हैं, या दूसरे और मिसाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये जो पूरा सिस्टम है, इसमें मैंने आपको बताया जो इंडियन कंपनीज़ हैं उन्होंने 75% इंडिजीनियस कंटेंट का यूज़ किया है, यानी 75% इसमें वो सामान, वो मटेरियल यूज़ किया गया है जो हमारे भारत देश का है। तो ये आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करता है। इसका इंपॉर्टेंस आप समझ गए कि भाई ये तो हम समझ चुके हैं, ऑब्वियसली जब ये सब कुछ होगा तो नेवी मजबूत होगी, देश की सिक्योरिटी मजबूत होगी, और क्या है ना। तो ये कॉमन सी बातें हैं। चलिए अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे हम लोग अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। यानी ये जो आर्टिकल है वो आर्टिकल तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब आपके सामने यहाँ पर ये प्रीलिम्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन दिख रहा होगा, फटाफट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। फिर से कमेंट सेक्शन ओपन करो, क्वेश्चन नंबर 2 डालो और उसका आंसर लिखना। प्रश्न यह है, विद रेफरेंस टू नीलगिरी क्लास फ्रीगेट्स, जो हमारे नीलगिरी क्लास फ्रीगेट्स हैं प्रोजेक्ट 17A के तहत जो तैयार किए जा रहे हैं, इसके रेफरेंस में आपके पास में 2 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कहता है कि जितने भी ये फ्रीगेट्स हैं इनमें ये ताकत है कि ये तो एंटी एयर ऑपरेशन भी चला सकते हैं, है ना। अगर किसी सरफेस पर, सतह पर अटैक करना है वो भी कर सकते हैं, दुश्मन की सबमरीन को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो प्रोजेक्ट 17A है ये पहला इंडियन नेवल प्रोजेक्ट है, पहला इंडिया नेवल प्रोजेक्ट जिसमें मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, B2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। फटाफट आंसर लिख दो नीचे कमेंट सेक्शन में, बहुत इजी प्रश्न है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल पर जंप करने के लिए जस्ट बगल में ही है, ठीक है, जंप करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये आपको देखने को मिल जाएगा आज का हमारा अगला आर्टिकल। लेकिन पहले मैं इस आर्टिकल को दिखा रहा हूँ तो मैं आपको न्यूज़पेपर भी विजिट करवा देता हूँ। तो ये है हमारा पेज नंबर 5। ये वाला टॉपिक हो गया समाप्त, ये इस वाले टॉपिक पर आ जाओ। नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों, ये बात करता है लद्दाख के अंदर में एक स्टेशन तैयार किया जा रहा है, और ये हो रहा है एक मिशन के तहत, जिस मिशन को नाम दिया गया है होप मिशन। तो इस आर्टिकल से इकलौती चीज़ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, विच इज़ होप मिशन। होप क्या है, इसकी एक अपने आप में फुल फॉर्म है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यह है ह्यूमन आउटर प्लैनेट एक्सप्लोरेशन। हम क्या करना चाहते हैं, हमारा आने वाले समय पर भारत का बड़ा बड़ा टारगेट है। जैसे सबसे बड़ा टारगेट, हमें मून पर भी मिशंस को लॉन्च करना है, हमें मार्स पे मिशंस को लॉन्च करना है ना। मार्स पे कुछ लोगों को भेजना है, मून पर लोगों को भेजना है, ये हमारा टारगेट है। भले ये टारगेट 2040 2040 दिए 2045 तक हमें करने हो। तो हम क्या कर रहे हैं, लोगों को पहले से ही तैयार क्यों ना किया जाए। उसकी तैयारी पहले से हम जब कर सकते हैं तो करो भाई, ये यहाँ पर प्रश्न है। उसी के तहत लद्दाख के अंदर में ये होप मिशन शुरू किया गया।
इस होप मिशन में क्या होगा, क्योंकि लद्दाख का जब दोस्तों आप लोग एरिया देखते हैं, तो बिल्कुल ऐसा एरिया है जो बिल्कुल ड्राई रीजन है, एकदम सूखा रीजन है। लद्दाख में स्पेशली जो जगह है ना जहाँ पर ये पूरा एक्सपेरिमेंट शुरू हो रहा है, वो है सोकर नाम की जगह, याद रखना। ठीक है, सोकर नाम की जगह है वो, TSOKAR। तो यहाँ पे ना क्या हो रहा है, जो कंडीशन है वो ऐसी है, ऐसा लगता है देखने में कि वो सीधा मंगल ग्रह की ज़मीन है ना, उबड़ खाबड़ सी जगह, टेरेन ऐसा देखने को मिलता है, बिल्कुल सूखी सी जगह, ऐसा लगता है जैसे चांद वाला एनवायरमेंट है। तो वो एनवायरमेंट हमको मिल रहा है, भले ही वो एनवायरमेंट एग्जैक्टली रियल मार्स का या रियल मून का नहीं है, लेकिन वो एनवायरमेंट मिल रहा है। और वो जगह बिल्कुल खाली भी है, कोई वहाँ पर रहता नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों को आइसोलेट, यानी जिनको मिशन में लॉन्च करना है या हम लोग मिशन आगे भविष्य में जब लॉन्च करेंगे तो अपने एस्ट्रोनॉट को तैयार कर रहे हैं। हम ऐसा एनवायरमेंट उनको देंगे कि ऐसा लगेगा कि सीधा वो मार्स पर पहुंच गए, और वो अकेले रहेंगे 10-10 दिन तक। यहाँ पर आइसोलेशन मिशन पे काम होगा। ठीक है, 10 दिन अकेले रहेंगे ताकि वो पहले से ही अपनी हैबिट को तैयार कर सकें, क्योंकि आने वाले समय पर ये मिशन लॉन्च करना है। तो पहले से ही प्रैक्टिस हो जाएगी, तो जो व्यक्ति का माइंड है ना, ऑब्वियसली क्या होगा, इससे जो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल स्टडीज़ है वो की जा सकेंगी। एक इंसान के दिमाग पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है अगर हम उस एनवायरनमेंट में उसको अकेले रखते हैं, ठीक है, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सब चीज़ें हमको पता चलेंगी। ह्यूमन इसको अडॉप्ट कर पाए, एक एस्ट्रोनॉट उसको यहाँ पर समझ पाए, उसके दिमाग को ये बातें अच्छी तरीके से जानने को मिल जाएँ, और वो दिमाग ट्रेन हो जाएगा, तो भविष्य में जब हम इस मिशन को लॉन्च करेंगे तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। ये हमारा मेन पर्पज़ है। इसलिए हम एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, एक स्टेशन बना रहे हैं लद्दाख में, जो बिल्कुल एकदम ऐसा लगेगा जैसे जो मार्स है ना, मार्स के ऊपर जीवन होता है, उसको कॉपी करेगा। इस मिशन का नाम होप मिशन है, इसलिए नाम रखा गया है ह्यूमन आउटर प्लैनेट एक्सप्लोरेशन। समझ गए? और याद रखिए, क्योंकि लद्दाख में मैंने आपको बताया जो सोकर नाम की जगह है, हाई ऑल्टीट्यूड है, बहुत ऊंचाई पर है, और ठंडा डेजर्ट है, कंडीशंस बिल्कुल वहाँ पर ठंडी है। तो हम लोग बस खाली एक ऐसा एनवायरनमेंट दे सकते हैं अपने लोगों को जो बिल्कुल मार्स की तरह हो। और इसरो ने इसमें थोड़ा सपोर्ट भी किया है दोस्तों, क्योंकि ये सारा काम कौन कर रहा है? आप कहोगे इसरो नहीं कर रहा है क्या? नहीं, इसरो नहीं कर रहा है। बैंगलोर बेस्ड एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी प्रोटो प्लैनेट करके, वो ये काम कर रही है। वो यहाँ पर एक पॉसिबल मैन्ड मिशन को तैयार करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, इसरो बस खाली फंड करेगा, सपोर्ट करेगा, इस स्टेशन के कुछ कुछ पार्ट्स को यहाँ पर तैयार कर सकता है, तो इसरो का माइन्यूट सा पार्टिसिपेशन रहेगा, वो भी हमको पता चल रहा है। अगेन आर्टिकल समाप्त, न्यूज़ समाप्त, लेकिन इस न्यूज़ से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इस आर्टिकल को तो आप सभी लोग पढ़ लेंगे, लेकिन पीछे बैकग्राउंड डेटा का क्या, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, तो वहाँ पर वो डेटा आपको पता होना चाहिए। ये मैंने इसलिए जूम कर दिया है ताकि आप वहाँ पे इस प्रश्न का आंसर ना देख सकें। चलो फिलहाल, अब ये हो क्या रहा है लद्दाख में, वो आपको समझ में आ चुका है कि एक स्पेस रिसर्च प्रोजेक्ट जिसका नाम है होप मिशन ह्यूमन आउटर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन, ये शुरू हो चुका है। शुरू करने वाली कंपनी है प्रोटो प्लैनेट, और मैंने आपको बताया कि ये बैंगलोर बेस्ड आपको कंपनी देखने को मिल जाती है। ठीक है, समझ में आ गए, प्राइवेट स्पेस कंपनी है ये, एकदम मार्स वाला जो एनवायरनमेंट है उसको कॉपी करके एक रिसर्च स्टेशन बना रही है। कहाँ पर? लद्दाख के अंदर, सोकर में। ठीक है, जो एक हाई ऑल्टीट्यूड रीजन है। फिर आप लोगों से प्रीलिम्स में पूछा जाएगा कि बताओ ये होप स्टेशन क्या है, रिसेंटली चर्चाओं में था। ठीक है, तो होप स्टेशन क्या करने वाला है, हमारे मार्स के एनवायरनमेंट को कॉपी करेगा, जो बिल्कुल सिमिलर, यानी जैसे चंद्रमा पे एनवायरनमेंट है या मार्स पे एनवायरनमेंट है, उसको बिल्कुल सिमिलर तरीके से देखने वाला है। ये कहाँ पे है? लद्दाख के अंदर, सोकर में। फिर हमने रिसेंटली भी देखा था, आपको पता होगा, इस प्रकार का जो एक मिशन है वो यहाँ पर पूरा तैयार किया गया है। ये आप देख रहे हो, ये वही जगह है सोकर। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर हमने मार्स पे कोई मिशन लॉन्च कर रखा है। तो हम बस खाली इस चीज़ के लिए पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने एस्ट्रोनॉट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। उस रीजन को चूज़ करने का जो कारण है, मैंने आपको बताया ना, लद्दाख के इस जगह को चूज़ करने का कारण वही है। एक तो ऊंचाई पर ज़्यादा है, कोई लोग वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठंडा डेजर्ट है, एटमॉस्फेयर काफ़ी थिन है, और इसका यहाँ की जो जगह है वो देखने में बिल्कुल मार्स या मून की तरह लगती है। इसलिए हमने इस जगह को चुना। ठीक है, इसका मेन पर्पज़ आपको समझ में आ चुका है, ताकि भविष्य में जो ह्यूमन स्पेस मिशंस होने वाले हैं, उस मिशन के लिए पहले से ही हम अपने एस्ट्रोनॉट को तैयार कर सकें, फिजिकली भी तैयार कर सकें, क्योंकि यहाँ पर वो उतरेंगे तो ऐसा ही जगह ऊपर भी है, वहाँ पर भी है, तो फिजिकली भी तैयार हो जाएंगे और मेंटली भी उनको इस पूरे एनवायरनमेंट के बारे में पता चल जाएगा। और अकेले वो मिशन को कंडक्ट करेंगे तो वो जो आइसोलेशन वाला, एक आइसोलेशन, अकेले रहने का हैबिट है, वो भी डेवलप हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो 10-10 दिन के लिए आइसोलेशन मिशन पर रखने वाले हैं। इसी जगह पर हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को, वो एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पर बेहतरीन तरीके से अपने आप को पूरी तरह से अडॉप्ट कर पाएंगे और तैयार कर पाएंगे, जिससे भविष्य में भारत के बहुत सारे मिशंस को हेल्प मिलने वाली है।
ठीक है? और एक बात दोस्तों लास्ट पॉइंट जो याद रखना है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा जो हमारे क्रू होंगे, 10 दिन के लिए जब इनको हम आइसोलेशन मिशन पे रखेंगे ना, तो जो भी यहाँ पर इनके फिज़ियोलॉजिकल या फिर आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको भी आने वाले समय पर स्टडी किया जाएगा। इसरो इसमें क्या कर रहा है, इसरो का ज़्यादा रोल नहीं है, इसरो बस खाली इस प्रोजेक्ट के कुछ हिस्सों में फंड कर रहा है, पैसा प्रोवाइड करवा रहा है। दूसरी बात यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगी कि जो गगनयान मिशन है, गगनयान मिशन इंडिया का आने वाला मिशन है, जहाँ पे हम लोग पहली बार अपने देश के लोगों को स्पेस में भेजने वाले हैं, है ना? तो जब हम स्पेस में भेजेंगे, तो फिर वो जब स्पेस में जाएँगे तो ऑब्वियसली इन सब टेक्निक्स का यूज़ किया जा सकता है, तो उस गगनयान में थोड़ी बहुत मदद हो सकती है। ठीक है? तो लद्दाख में ये सोकर नाम की जगह को चुना गया है, ध्यान रखिए। सोकर जो है चांगथांग प्लेट्यू जो है, चांगथांग प्लेट्यू एक पठार है, ऊँची सी जगह है। उसी जगह का हिस्सा है ये सोकर, जो हमारे समुद्री लेवल से भी लगभग 4,500 मीटर की ऊँचाई पर है। यहाँ का एनवायरनमेंट अगर आप देखोगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा ऊँचाई पर आप जाओगे ऑक्सीजन कम हो जाएगा, ये भी बिल्कुल पहाड़ी इलाकों में है, तो ऑक्सीजन वहाँ पर कम हो जाता है। और हमको ऐसा लगता है जैसे हम कि पृथ्वी से बाहर आ चुके हैं। वैसी लोकेशंस हमको ये प्रोवाइड करवाता है। तो क्या ये इंडिया पहली बार कर रहा है या कोई और देश भी ये सारे काम कर चुका है? ऐसे ही दोस्तों मार्स मिशन को कॉपी करा गया है बहुत सारे और भी देशों में। हवाई में भी कंडक्ट किया गया है, आइसलैंड में भी ऐसा किया गया है, उताह में भी ऐसा किया गया है। और इंडिया भी यहाँ पर अब इस क्लब को जॉइन कर रहा है, अपना पहला खुद का इस प्रकार का मार्स एनालॉग मिशन तैयार करके, यानी कि एक हम ऐसा एक्सट्रीम एनवायरनमेंट बस खाली यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है? तो अब इसके अंदर में प्रीलिम्स के लिए क्या-क्या इंपॉर्टेंट की टेक अवेज़ हो सकते हैं, वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया है, इसको थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा। जैसे ये इनिशिएटिव क्या है, वो बता दिया, लोकेशन क्या है, कौन इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, इसरो सपोर्ट क्या कर रहा है, इसका मेन पर्पज़ क्या है, सब कुछ आपने क्लियर कर लिया है। दैट्स इट, ये छोटा-सा रिविज़न पॉइंट है। चलिए, अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। चाहता हूँ मैं कि यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और इस क्वेश्चन का उत्तर दें। 1 सेकंड रुकना यार, कि मैं आपको सही तरीके से क्वेश्चन लगा देता हूँ। नीचे यहाँ पर आप ये प्रश्न देख पाएँगे, प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, और ये भी होप मिशन के बारे में है। होप मिशन को लेकर ये कहते हैं कि विद रेफरेंस टू होप मिशन जो इंडिया में लॉन्च किया गया है, उसको लेकर 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो ये होप मिशन है, ये एक इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव एफर्ट है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन किया गया है, जिसमें नासा और इसरो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो ये रिसर्च स्टेशन है, ये लद्दाख में लोकेटेड है, क्योंकि वहाँ का ऑल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है, डेजर्ट एनवायरनमेंट अच्छा है, तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मून या मार्स का सरफेस है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है ये जो मिशन है, इस मिशन के अंदर में हम जो भी ह्यूमंस के फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होंगे, जो भी यहाँ पर उसके रिस्पॉन्सेज होने वाले हैं इस कंडीशन को देख के या अकेले इस जगह में रहकर, उसको भी स्टडी करेंगे। तो बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग दिस होप मिशन। ये आपके सामने ऑप्शंस प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों सही हैं। फटाफट दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर लिख दो, ईजी क्वेश्चन है ये भी। लिख दो फटाफट आंसर। चलो फिर आंसर लिखते रहना, अगले आर्टिकल पर हम लोग फटाफट आ जाते हैं। ये रहा हमारा अगला न्यूज़ आर्टिकल। ये वाला टॉपिक दोस्तों हमारे आज के अखबार में टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पर प्रेजेंट है। लेट्स सी। नाउ दिस इज आर पेज नंबर 10, ये आप लोग देख पाओगे, और इसमें ये आर्टिकल प्रेजेंट है कि वाई द वर्ल्ड नीड्स बेटर ग्रीन टेक्नोलॉजीज। आज दुनिया को बेटर ग्रीन टेक्नोलॉजीज की क्यों ज़रूरत है, वो इस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है। ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और इसके पहले जो हमने लद्दाख वाला आर्टिकल डिस्कस किया वो जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक या स्पेस वाला जो सेक्शन है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या मैटर हो रहा है, मैं आपको थोड़ा सा, ये जो पूरी खिचड़ी पकाई गई है ना इस पूरे पेज पर, ये पूरा पेज इसको डेडिकेट कर दिया गया। इस थोड़ी खिचड़ी को मैं आपको आराम से खिलाता हूँ, थोड़ा समझिएगा शुरू से कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। मामला यह है कि आज के समय पर दुनिया भर की कंट्रीज़ जो भी सोर्सेज का यूज़ कर रही हैं एनर्जी को जनरेट करने के लिए, उसमें से जो मेजॉरिटी ऑफ सोर्सेज हैं वो पॉल्यूटिंग सोर्सेज हैं, यानी कि भर भर के प्रदूषण करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में भी जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो आज इंडिया में 50% से ज़्यादा जो बिजली है सीधा वो कोयले से जनरेट की जाती है। ठीक है, कोयला जलाकर जनरेट की जाती है। अब कोयला जलेगा तो सीधी बात है कोयले से बहुत सारा एमिशन होगा, यानी कि प्रदूषण होगा। तो हमने एक दूसरा तरीका निकाला कि हम बिजली भी बना लें और उससे प्रदूषण भी ना हो। तो जो दूसरा तरीका निकल कर आया दोस्तों, वो आया रिन्यूएबल एनर्जी। अब रिन्यूएबल एनर्जी में स्पेशली हमने सोलर एनर्जी बनाना शुरू किया, विंड एनर्जी को बनाना शुरू किया। अब आपको पता है सोलर एनर्जी जो बनती है, सीधा हम लोगों ने सोलर पैनल से इसको डेवलप किया है। सोलर पैनल बनाए, सोलर पैनल में जब सूर्य की ऊर्जा आती है तो इससे हम लोग एनर्जी का
क्रिएशन करते हैं। वैसे विंड एनर्जी है जिसके लिए हम लोग विंड मिल्स, पवन चक्की लगाते हैं, हवा से यहाँ पर वो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे कोई कोयला नहीं जल रहा, कोई प्रदूषण नहीं हो रहा, तो ये हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि आज दुनिया ये तो कह रही है कि भैया सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी बहुत अच्छी है, अच्छी ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ हैं। अब ये टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली क्या कहलाएंगी? हमारी ग्रीन टेक्नोलॉजी कहलाएंगी, क्योंकि किसी प्रकार का कोई प्रदूषण तो ये कर नहीं रही हैं। लेकिन राइटर इस आर्टिकल में कहते हैं कि आज दुनिया को इससे ज़्यादा बेहतर ग्रीन टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, चाहे सोलर एनर्जी चाहे विंड एनर्जी, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है जितनी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए थी। जितना इसमें पोटेंशियल होना चाहिए था, वो पोटेंशियल इसमें करंट समय पर नहीं दिखाई देता। तो दूसरे रास्ते भी हैं हमारे पास में, उससे हम बेहतर ग्रीन टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं। अब वो दूसरे रास्ते कौन-कौन से हैं, आइए मैं आपको वो दूसरे रास्ते सारे के सारे शेयर करता हूँ। ये आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा जो मैंने आपको एग्ज़ैक्टली दिखा दिया है, लेकिन इस आर्टिकल के जो नोट्स हैं, वो नोट्स क्रिएट करने ज़रूरी हैं दोस्तों। प्लीज़ नोट करके चलिएगा अपना इंपॉर्टेंट डेटा। यहाँ पर मैंने शुरू कर दिया है, यहाँ से आपका आर्टिकल स्ट्रक्चर शुरू होता है। पहले मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट प्रोवाइड करवा दिया है कि ये पूरा का पूरा जो पेज है वो बात किस चीज़ के बारे में करता है। बात ये करता है कि आप देखोगे दुनिया भर की कंट्रीज़ लगातार रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, यानी वही सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। लेकिन हम पूरी तरह से ये सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के इस पे हम ये जो ग्रीन टेक्नोलॉजी आज के समय पर यूज़ कर रहे हैं ना, इस पे पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है आज के समय पर। तो आप कहोगे फिर क्या करें भाई? क्योंकि एनर्जी की डिमांड तो है दुनिया भर में, एनर्जी की डिमांड तो रहेगी, बिजली की डिमांड तो रहेगी, तो करें क्या इसके लिए? इसके लिए हमें फोकस करना होगा कि हम प्रदूषण को थोड़ा-सा काउंटर करें, और इसके लिए हमें थोड़ा स्मार्ट मेथड का यूज़ करना होगा। यही ग्रीन टेक्नोलॉजी, जैसे हम सोलर पैनल्स की बात कर रहे हैं ना, इन्हीं सोलर पैनल्स में हमें टेक्नोलॉजी को डाइवर्सिफ़ाई करना होगा। इसमें और भी बेहतर टेक्नोलॉजी आती है, उस पे काम करना होगा, क्योंकि जो सोलर पैनल आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। लेकिन सोलर पैनल एक ऐसा भी आता है जो बहुत अच्छा इफ़ेक्टिवली काम करता है, तो हमें वो टेक्नोलॉजी पे पहले काम करना चाहिए। तो राइटर कहते हैं कि भाई जितना जल्दी हो सके फटाफट काम शुरू कर दो, ये अर्जेंट मेथड है। क्योंकि दुनिया भर में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड या एनर्जी की डिमांड बढ़ती चली जा रही है, और एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी, आपके पास में दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, तो सीधा कोयला जलाकर ही प्रदूषण किया जाएगा। आप देखो पिछले कुछ समय पर किस तरीके से कार्बन एमिशन हुआ है, और इसी कार्बन एमिशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है या क्लाइमेट चेंज होता है, टेम्परेचर और बढ़ता है, वातावरण गर्म होगा, हमारे ग्लेशियर्स पिघलेंगे, समुद्र का स्तर बढ़ेगा। ये सारी समस्याएं आज हम फेस कर रहे हैं। तो एनर्जी डिमांड तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जो रिन्यूएबल एनर्जी, जो सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो इतना तेजी से हम नहीं बना पा रहे हैं जितनी डिमांड बढ़ रही है। तो डिमांड और सप्लाई में भैया इशू है, इसलिए यहाँ पर प्रदूषण आज भी बरकरार है, हो रहा है, कोई इसको रोक नहीं पाया। दूसरी समस्या ये आती है, जो आज ग्रीन टेक्नोलॉजी, जैसे फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी को बनाने के लिए सोलर पैनल लगाने पड़ते हैं, विंड एनर्जी को लगाने के लिए विंड मिल्स लगाने पड़ते हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि आज सोलर पैनल्स को लगाने के लिए बहुत बड़ी ज़मीन चाहिए होती है। तो अगर आप ज़मीन, इतनी ज़्यादा बड़े ज़मीन पर आज देख पाओगे, सबसे बड़ा सोलर पार्क भी हमारे पास में है, तो एनवायरमेंटल प्रेशर पड़ता है हमारे ज़मीनों पर, ज़मीनें श्रिंक हो रही हैं, लैंड कम होता चले जा रहा है। तो जितने भी ग्रीन स्पेस हम लोगों ने देखे हैं, वो ग्रीन स्पेस यहाँ पर खतरे में है। क्यों? क्योंकि उन हरे भरे एरिया को हमने सोलर पार्क में कन्वर्ट कर दिया, और वो सोलर पार्क, वहाँ पे हमने जो सोलर पैनल लगाए हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट भी नहीं है। जैसे अगर सिलिकॉन वाले सोलर पार्क होते, सोलर पैनल होते तो अच्छे होते, लेकिन ये सिलिकॉन वाले सोलर पैनल नहीं है। सस्ते सस्ते सोलर पैनल लगा दिए गए, इससे बहुत सारी ज़मीन घेर दी गई, और ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छी एनर्जी भी प्रोड्यूस नहीं हो रही, और हमने अपने एनवायरनमेंट को भी नुकसान कर दिया, अपने एरिया को, जगह जितना भी जगह था, हरियाली थी वहाँ की, वो ख़त्म कर दी। तो राइटर कहते हैं जिस टेक्नोलॉजी का आज हम यूज़ कर रहे हैं, जिस सोलर पैनल का यूज़ कर रहे हैं, वो पैनल है सिलिकॉन फोटोवोल्टाइक्स। ये ज़्यादा अच्छा पैनल नहीं है, ठीक है, क्योंकि यही वाला पैनल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, चाहे वो चाइना हो चाहे वो इंडिया हो, सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल होता है। बताया जाता है कि इस पर हम विश्वास कर सकते हैं, इसको हम शुरू से यूज़ कर रहे हैं, दुनिया इसको यूज़ कर रही है, तो बेटर है। और आजकल छतों पे सोलर पैनल लग रहे हैं, वो भी यही वाले लग रहे हैं, है ना, फोटोवोल्टाइक्स वाले, सिलिकॉन फोटोवोल्टाइक्स। लेकिन सिलिकॉन फोटोवोल्टाइक्स में समस्या है, यहाँ पर राइटर कहते हैं। समस्या नंबर 1 ये है कि वो इसकी एफिशिएंसी बहुत लो है। आप इसको फील्ड में लगा दोगे तो केवल 15 से 18% ही ये इफेक्टिव है। अरे 100 में से 15 से 18% इफेक्टिव है, तो क्या लगाना ये फेलियर होगा फिर तो। और दूसरी बात, यहाँ पर ज़्यादा ज़मीन घेरता है ये, जितना ज़्यादा बड़ी ज़मीन पे लगाओगे, है ना, उतने बड़े बड़े सोलर पैनल्स आपने लगाने हैं,
और एनर्जी ये कम प्रोड्यूस कर रहा है। और इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन में चाइना डोमिनेट कर रहा है। एक और चैलेंज है भाई, ये जो सिलिकॉन फोटोवोल्टेक्स की बात कर रहे हैं हम, इसकी दुनिया में जो सप्लाई हो रही है इन सोलर पैनल की, वो चाइना कर रहा है। दुनिया की 80% सप्लाई चाइना अकेला कर रहा है। तो आने वाले समय पर प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे हमने आज क्रिटिकल मिनरल के सेक्टर में प्रॉब्लम हुई। इंडिया सोलर पैनल बनाता तो है सही, लेकिन ये मटेरियल चाइना से ही परचेज करता है। कहीं चाइना का दिमाग घूमा, कल कह देगा कि भैया रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हो जाएगी समस्या। तो कहोगे सर इससे बढ़िया यह है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन तो बढ़िया ऑप्शन है ना अपने पास में। राइटर कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन भी अच्छा ऑप्शन नहीं है। अच्छा, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? अब ग्रीन हाइड्रोजन को समझने से पहले हाइड्रोजन समझिए। देखो, हाइड्रोजन जो है ना, आप कह सकते हैं एनर्जी के फॉर्म में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे आज हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है, हाइड्रोजन से चलने वाली बस है ना, जहाँ पे पहले हम लोग डीजल पेट्रोल का यूज़ करते थे, वो भी जलता था, उससे भी प्रदूषण होता था। लेकिन अब यहाँ पर हाइड्रोजन से चला सकते हैं। और हाइड्रोजन को तो आप जलाओगे तो उसमें पानी मिलता है, बस वाटर वेपर मिलता है। अगर हाइड्रोजन को जलाओगे एनर्जी भी मिल जाएगी और पानी मिलेगा, प्रदूषण हुआ नहीं। तो हाइड्रोजन बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन ये मिलेगा कहाँ पर? ये वाटर में मिलता है। अब देखो करना क्या होता है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करना होगा। और पानी से हाइड्रोजन को अलग करने के लिए एक मेथड का यूज़ होता है, विच इज़ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस मेथड को इस्तेमाल करके हम पानी में बिजली का यूज़ करके पानी को स्प्लिट कर देते हैं। क्योंकि हम पानी को देखते हैं H2O है, तो हमें हाइड्रोजन इसमें से अलग करना है, ऑक्सीजन इसमें से अलग करना है। तो इसी इलेक्ट्रोलिसिस मेथड का यूज़ करके इसमें से हाइड्रोजन अलग कर दिया जाता है, ऑक्सीजन अलग कर दिया जाता है। लेकिन सर अलग तो कर लेते हैं, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम यह आती है कि हाइड्रोजन को स्टोर करके रख पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अलग कर लिया तो इसको कहाँ रखोगे? स्टोर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी लो डेंसिटी है, बहुत लाइट है, तो कई बार बहुत आसानी से लीक हो जाता है, ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत होती है। तो कहोगे सर फिर आज हाइड्रोजन को हम एक्सपोर्ट कैसे करते हैं? उसको हम लोग ग्रीन अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं पहले, या मैथनॉल में कन्वर्ट करते हैं। जब आप ग्रीन अमोनिया या मैथनॉल में कन्वर्ट कर दोगे तो उसकी डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, थोड़ा थिक हो जाएगा, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर पाता है, ईजी वे में उसको ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। तो ये दोस्तों इसमें भी समस्या है, हाइड्रोजन वाले एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में भी। तो अगर हम, क्योंकि दूसरी बात यह है दोस्तों, ये तो हाइड्रोजन आपको समझ में आया, और मैंने आपको ये बताया हाइड्रोजन बनेगा कैसे। जब आप पानी के अंदर में बिजली का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, तब जाके आप हाइड्रोजन को अलग कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो आपने बिजली, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की है, वो अगर कोयले से बनकर आई है तो ये ग्रीन हाइड्रोजन नहीं कहलाएगा। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी जो है ये सोलर एनर्जी है, सोलर पैनल से बनकर आई है, तब ये ग्रीन हाइड्रोजन कहलाएगा। तो राइटर कहते हैं कि भैया ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए भी तो सोलर पैनल या विंड एनर्जी से ही तो प्रोड्यूस हुई हुई बिजली का इस्तेमाल होता है, और सोलर पैनल तो इफेक्टिव है नहीं। हम अगर लो क्वालिटी वाले सोलर पैनल का इस्तेमाल करेंगे तो सोलर पैनल बहुत सारे लगेंगे, अगेन हमारी ज़मीन कम होती चली जाएगी, ज़मीन घिर रही होगी। सोलर पैनल इफेक्टिव नहीं है ये वाले, स्पेशली सिलिकॉन फोटोवोल्टेक्स जिसकी अभी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आपने हेडिंग में देखा। तो इससे यहाँ पर क्या होगा, ये मेथड केवल एक्सपेंसिव हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो कहोगे राइटर फिर सोल्यूशन वगैरह देंगे नहीं देंगे? उन्होंने हर चीज़ में तो समस्या निकाल दी, चाहे वो सोलर पैनल में समस्या हो, चाहे वो यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन में समस्या हो। तो इसका अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है? तो आर्टिकल में राइटर कहते हैं देखो इसके ऑल्टरनेटिव है। पहला ऑल्टरनेटिव अपने पास में है कि हमें जो सोलर टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी, आज जो हम सिलिकॉन फोटोवोल्टेक्स यूज़ कर रहे हैं ना, इसकी बजाय अगले जनरेशन का यहाँ पर हमें पैनल को यूज़ करना होगा। वो अगले जनरेशन का पैनल कौन सा हो सकता है? तो ये एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल है गैलियम आर्सेनाइड थिन फिल्म सोलर सेल्स, ये यूज़ कीजिए। ये कहता है गैलियम आर्सेनाइड थिन फिल्म सोलर सेल का यूज़ करोगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा बेटर है। और जैसे मैंने आपको बताया ना, नॉर्मल वाला जो सिलिकॉन फोटोवोल्टेक्स वाले पैनल थे वो 15 से 18% इफेक्टिव थे, लेकिन ये जो गैलियम आर्सेनाइड है ये 47% के आसपास इफेक्टिव है, 47% एफिशिएंसी है। और एफिशिएंसी भी ज़्यादा है, ज़मीन भी कम लगती है, ज़्यादा बेटर तरीके से हमारे पैनल्स ऑपरेट कर पाते हैं। और ये ज़्यादा कह सकते हैं इनकी डिमांड भी है, इससे हम ग्रीन फ्यूल भी बना सकते हैं आराम से। इससे बनाओ जो ग्रीन हाइड्रोजन आपने बनाना है, तो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन भी हो जाएगा। तो ये तो उन्होंने बताया पहला तरीका। दूसरा तरीका यहाँ पर ये आर्टिकल में राइटर बताते हैं, वो है मेथड दूसरा, वो है APS, दैट इज़ आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस। जैसे आप देख पाओगे आज जो हमारे पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों को ग्रो करने के लिए, जो पेड़ पौधे हमें फल दे रहे हैं, फूड दे रहे हैं, ये कैसे दे रहे हैं? वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के माध्यम से एनर्जी को जनरेट करते हैं,
है ना? जो प्लांट्स हैं वो फूड कैसे बनाता है? सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल करके। जो कार्बन है एमिशन हो रहा है वो कार्बन को एब्ज़ॉर्ब करता है, पानी को लेता है। तो सनलाइट, कार्बन, पानी, इन तीनों को मिलाकर, इन तीनों के मिक्सचर के माध्यम से जो प्लांट्स है वो फूड बनाता है। तो राइटर कहते हैं कि भैया सनलाइट, कार्बन और वाटर तीनों का लैब में एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। और आज के समय पर हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करके तीनों को मिलाकर क्लीन फ्यूल बना सकते हैं। जैसे मेथनॉल बना सकते हैं, और मेथनॉल यहाँ पर डायरेक्टली इन तीनों को मिक्स करके मिल सकता है। फिर इस मेथनॉल को एज अ एनर्जी के तौर पे यूज़ हो सकता है। तो बीच में जैसे ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह करवा रहे थे ना, वो करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। तीनों उठाया, तीनों को मिला दिया, कंबाइन कर दिया, मिल गया हमें एक एनर्जी का सोर्स। अब ये प्रोसेस कमर्शियल नहीं है, लेकिन भविष्य में इसमें पोटेंशियल है। कुछ कुछ देशों में इस पे काम चल रहा है, वो यहाँ पर राइटर बोलते हैं। तो आप लोगों से एग्जामिनेशन में भी आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ पूछ लें तो हाँ, पता होना चाहिए कि हाँ, ऐसी नाम की भी कोई चीज़ है। फोटोसिंथेसिस केवल नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल के ऊपर में भी काम हो रहा है। तीसरा जो ऑल्टरनेटिव यहाँ पे राइटर ने शेयर किया है, विच इज़ रिन्यूएबल फ्यूल्स ऑफ नॉन बायोलॉजिकल ऑरिजिन। याद रखिएगा, ये क्या है? ये कहते हैं कि देखो, ये वाली जो टेक्नोलॉजी है ये यूरोप में डेवलप कर ली गई है। इसमें हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करते हैं, अगेन वही सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी का यूज़ करते हैं, और अलग अलग रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, और इससे नए प्रकार का फ्यूल बनाते हैं। तो इंडिया को ये वाला एरिया ज़्यादा एक्सपैंड करना चाहिए। यहाँ पर हम कुछ जला नहीं रहे हैं, तो बिना जलाए, यहाँ पर बिना प्रदूषण करे एनर्जी जनरेट हो रही है। तो इंडिया इस वाले एरिया को अगर एक्सप्लोर कर लेगा तो भारत में धूप तो पड़ती है अच्छी खासी। तो हम अपने एनर्जी इंपोर्ट के ऊपर में, क्योंकि आज हम लोग, आपको पता है, गाड़ी मोटर जो चलती है वो पेट्रोल डीजल से सबसे ज़्यादा चलती है, और पेट्रोल डीजल के लिए कच्चा तेल भारत को इंपोर्ट करना पड़ता है। निर्भरता उस पर 85% है इंडिया की दुनिया भर के ऊपर में। तो ये निर्भरता कम हो सकती है, एक नया एनर्जी सोर्स इंडिया डेवलप कर सकता है, वो ये कहते हैं। फिर एट द लास्ट यहाँ पर ये मेंशन करते हैं कि आज दुनिया को ये बेटर ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, इससे अलावा कुछ नहीं। ये बेटर ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या हैं वो मैंने आपको बता दिया है। एक बार शॉर्ट रिविजन कर लेते हैं। एक तो अपना सिलिकॉन सोलर पैनल, इनकी एफिशिएंसी मैंने आपको बताया कम होती है, तो इसके बदले हम नए प्रकार के पैनल्स को यूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन के पैनल, जो मैंने आपको बता दिया। फिर आप देखोगे दूसरा मेथड ग्रीन हाइड्रोजन, फिर ग्रीन अमोनिया मेथनॉल बनाया जा सकता है एपीएस मेथड से, यही आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस मेथड जो मैंने आपको बताया है ना। तो वही सब चीज़ें हैं, एक छोटा सा रिवीजन के फॉर्म में टेबल दे दिया गया है। लास्ट में आपका कंक्लूजन दिया गया है। कंक्लूजन थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं कि जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये लगातार जर्नी है, लगातार इस पे हमें काम करना होगा। सोलर पैनल्स हो चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन हो, ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये इनफ नहीं है। तो इसलिए हमें डाइवर्जन करना ज़रूरी है, ज़्यादा एफिशिएंट टेक्नोलॉजी पे काम करना ज़रूरी है। समझ गए? क्लियर हो गया? चलिए आगे आते हैं उसके बाद में एक प्रीलिम्स एमसीक्यू के ऊपर में। ठीक है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपके सामने ये प्रेजेंट है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रीन हाइड्रोजन। और आपको पता है ग्रीन हाइड्रोजन ना यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन के रेफरेंस में दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, उस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने देना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ये आपने क्वेश्चन देखा, इसके दो स्टेटमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है, प्लीज़ इन स्टेटमेंट्स पे ध्यान दीजिएगा, है ना। पहला स्टेटमेंट ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में क्या कहता है कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाता है यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। ग्रीन हाइड्रोजन जो बनती है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से बनती है, और इसी का इस्तेमाल करके हम पानी को स्प्लिट करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से, जिसके माध्यम से हमको ग्रीन हाइड्रोजन मिल जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको स्टोर करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, उसको हम ट्रांसपोर्ट बहुत आसान से कर सकते हैं नॉर्मल फ्यूल के कंपैरिजन में, यानी इसका ट्रांसपोर्टेशन और उसका स्टोरेज बहुत ईजी है। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, फटाफट यहाँ पर इसका आंसर दोस्तों लिख दो नीचे कॉमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। नाउ ये है दोस्तों हमारा आज का एडिटोरियल। ना फाइनली आज का पेज नंबर 8, और पेज नंबर 8 पर देखोगे तो वैसे तो दो एडिटोरियल हैं, एक निसार मिशन को लेकर है, ऑलरेडी बहुत सारे डिस्कशंस हो चुके हैं। तरसों वाला वीडियो देख लेना, मैंने ऑलरेडी निसार मिशन के बारे में आपको पढ़ा दिया है। 29 ऑफ जुलाई को मैंने पढ़ाया है, प्लीज़ वो वीडियो विजिट कर लेना, क्योंकि बार बार वही सब चीज़ें रिपीट हो रही हैं। कुछ नया यहाँ पर ये राइटर ने आर्टिकल लिखा है बहुत अच्छा। तो एडिटोरियल सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, वही एडिटोरियल डिस्कस करें, वही एडिटोरियल पढ़ें जो आपके लिए काम के हैं, मेंस प्रीलिम्स में दोनों में हेल्प कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं यही चाहूँगा आप अपना टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि इनका ज़्यादा रेलिवेंसी भी नहीं है। दूसरे जो आर्टिकल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ चल रही हैं, वो ज़्यादा काम की है, वहीं से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनता है और वहीं से मेंस में भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं डिस्कस कर देता हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा काम भी लगते हैं। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आजकल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत चर्चाओं में चल रही है।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत चर्चाओं में चल रही है क्योंकि इसको लगभग 5 साल भी पूरे हो चुके हैं, क्योंकि ये नई शिक्षा नीति 2020 में लेकर आई गई थी। तो सर 5 ईयर्स इसके कंप्लीट हो गए। इसलिए मान के चलो कि अगले साल मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ से प्रीलिम्स में भी बन सकता है, मेंस में भी बन सकता है। हमारे जो राइटर हैं जतिन गोयल साहब, ये बात करते हैं कि हमें किस तरीके से जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हम लोगों ने चलाई है, इसमें हमें अर्ली चाइल्डहुड केयर को ट्रांसफॉर्म करना होगा और एजुकेशन को इम्प्रूव करना होगा। क्योंकि इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, जैसे आपको याद होगा दोस्तों, पहले हम क्या बोलते थे, जैसे आपको किसी व्यक्ति ने 12th पास कर लिया है तो क्या कहता था वो 10+2 यहाँ पे कर लिया है, तो स्टार्टिंग है 10 साल। उसके लिए जो मेन अहम है वो है 11th क्लास और 12th क्लास, ये दो मेन क्लासेस यहाँ पर उसके लिए मानी जाती हैं। तो 10+2 वो कहता है। हमने यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में ये पूरा सेक्शन का डिवीजन कर दिया, सेक्शन को बांट दिया। सेक्शन को कैसा बांटा, ये 10+2 को तोड़ दिया गया अलग अलग सेक्शन में, जैसे 5+3+3+2 करके इन सेक्शंस में इसको बांट दिया गया। सॉरी, ये 5+3+3+2 नहीं, 3+3+4 है, लास्ट में ये जो है ना अपना 4 है। एक सेकेंड रुकना, हाँ तो ये 4 है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर जो एजुकेशन है इसके अंदर में कुछ चेंजेस करे कि हाँ भाई यहाँ पर अब जो क्लासेस होंगी वो इस तरीके से चेंजेस होंगे। अब इसमें क्या क्या चेंजेस करने की बात की गई, फॉर एग्जाम्पल जो स्टार्टिंग के 5 है, जैसे मैंने आपको बताया ना 5, जो स्टार्टिंग वाला 5 है, ये क्या डिनोट करता है, स्टार्टिंग वाला 5 डिनोट करता है बच्चे के शुरुआती 5 साल। इसके शुरुआती 5 साल में मान लो उसकी उम्र 3 साल हो चुकी है, तो 3 से जो 6 साल होगा, हम मैक्सिमम क्या होता है इंडिया में 3 साल में यहाँ पर उस बच्चे को स्कूल भेजना शुरू कर दिया जाता है, 3 साल से पढ़ना शुरू कर देता है वो। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये बोला गया कि बच्चे के शुरू के 5 साल बहुत ज़रूरी हैं। तो मान लो कोई अगर गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ, तो सरकारी स्कूल में क्या होगा, उसके शुरू के जो 3 से 6 साल हैं, उस 3 से 6 साल में उसको आंगनवाड़ी में रखा जाएगा, ताकि आंगनवाड़ी के अंदर में जो वो प्लेइंग वगैरह, प्ले बेस्ड गेम्स वगैरह हैं, खेल कूद वाले, वो भी कर सके और ध्यान भी रखा जा सके। आंगनवाड़ी हो गया या फिर प्री स्कूल हो गया या फिर जो बाल वाटिका होते हैं वो हो गया, ठीक है, बाल वाटिकास, उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये हमारी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर में है, याद रखना, ठीक है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। प्राइवेट स्कूल में तो सीधा वही प्री नर्सरी, नर्सरी, ये सब चीज़ें चल रही होती हैं 3 to 6 ईयर्स में, है ना, जो प्राइवेट स्कूल्स में चलता है। अभी हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स की। फिर उसके बाद क्योंकि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्टार्टिंग के 3 साल ये हो गए, हमने बोला है 5, तो 3 से 6 यानी ये 3 साल बच्चा आंगनवाड़ी या फिर बाल वाटिकाज में पढ़ेगा। बाकी इसके अभी जो 2 साल बचे हैं, इन 2 साल में वो सीधा, जब उसकी उम्र सीधा 6 साल हो जाएगी, 6 से 8 साल, 6 से 7, 7 से 8, तो 6 से 7, 7 से 8, क्योंकि 3 से 6 साल तक इसने यहाँ पढ़ाई कर ली, अब 6 से 8 साल में उसका क्लास 1 और 2 में हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे प्रिपरेटरी स्टेज, जहाँ पर प्ले, डिस्कवरी, एक्टिविटी बेस्ड गेम्स, क्लासरूम लर्निंग, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये इसका पूरे 5 साल पूरे हो गए। 5 साल के बाद इस नेशनल एजुकेशन में पॉलिसी में बोला गया कि वो दूसरे स्टेज में एंटर करेगा। दूसरा स्टेज यहाँ पर उसका 3 साल वाला होगा, 3 ईयर्स वाला, ठीक है। और अब यहाँ पर ऑब्वियसली वो कितनी उम्र का हो चुका है, 8 साल का बच्चा हो चुका है। अब 8 से 11 साल, क्योंकि ये 3 साल इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, 8 से 11 साल यहाँ पर वो क्लास 3 से लेकर 5 में रहेगा, है ना। क्लास 3 में आ चुका है भाई, क्योंकि ऊपर क्लास 2 तक की पढ़ाई उसने यहाँ तक कर ली है 8 साल तक। अब उसके बाद क्लास जो 3rd है, 3rd, 4th, 5th, वो यहाँ पर 8 से 11 साल में कर लेगा, ठीक है, जो इसको मिडिल स्टेज बोला गया है। फिर इसके बाद दोस्तों 5+3+ के बाद यहाँ पर इसका दूसरा 3 ईयर्स आ गया, सेकंड वाला 3 ईयर्स। अब सेकंड वाले 3 ईयर्स में अब बच्चा यहाँ पर 11 साल से 14 साल तक यहाँ पर डील किया जाएगा। 11 साल से 14 साल तक देखोगे तो इसकी बाकी की जो पढ़ाई है, अब कितनी पढ़ाई होने वाली है, क्लास 6 से लेकर यहाँ पर 8 तक ये वाली स्टेज में पढ़ाई होगी, जिसको सेकेंडरी स्टेज बोला गया। अब ये भी क्लियर हो गया दोस्तों, तो 5 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, अब प्लस यहाँ पे लास्ट वाला बचा सेक्शन 4। तो अब उसने यहाँ पर 8 तक की तो पढ़ाई कर ली, अब 14 साल तक। अब 15वें साल से दोस्तों यहाँ पर उसका शुरू हो जाएगा 9, 10, 11, 12। 9, 10, 11, 12 वाली जो क्लासेस हैं, इनको 4 ईयर वाले इस वाले प्रोग्राम में रखा गया और इसको बोला गया सेकेंडरी स्टेज। यहाँ पर उसकी ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, उसके सब्जेक्ट्स की चॉइस, ये सारी चीज़ें उसको यहाँ पर मिल जाती है। जैसे पहले 10+2 सिंपली बोलते थे, इसको बस खाली इस तरीके से डाइवर्जन किया गया, ठीक है। तो राइटर कहते हैं, राइटर ने पढ़ा है, मैंने आपको ये क्यों बताया इतना विस्तार से, कहोगे पहले ही पढ़ा रखा है, ये तो नॉर्मल है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शुरुआती वाले 5 स्टेज को ध्यान में रखना, जो यानी शुरुआती वाला 5 वाला स्टेज है, जहाँ पर बच्चा 3 से 6 साल की उम्र में आंगनवाड़ी जाता है या बाल वाटिका में पढ़ाया जाता है गवर्नमेंट स्कूल में। राइटर कहते हैं आंगनवाड़ी या बाल वाटिका में भेजने की ज़रूरत ही नहीं है,
उसको भी प्राइवेट स्कूल की तरह जो यहाँ पर हमारी प्री नर्सरी या ऐसी एजुकेशन है वो प्रोवाइड करवाया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कहोगे आंगनवाड़ी क्या करें? आंगनवाड़ी बंद कर दें, बाल वाटिकास बंद कर दें? राइटर कहते हैं नहीं, आंगनवाड़ी बंद मत करो। आंगनवाड़ी और बाल वाटिकास जो हैं, उनको इस्तेमाल किया जाएगा 0 से लेकर 3 साल के बच्चे, क्योंकि बच्चा जब पढ़ने बैठेगा वो तो 3 साल से बैठेगा ना। तो जब बच्चा पैदा हुआ है, पैदा होने से लेकर उसकी 3 साल की उम्र तक ख़याल रखने के लिए जो प्रेग्नेंट महिला है या लैक्टेटिंग मदर हैं, जो बच्चे को यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, उन महिलाओं का ध्यान रखने के लिए, ताकि क्योंकि बच्चे के शुरुआती 3 साल उसके विकास के ऊपर में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि इम्पैक्ट डालते हैं। उसका ब्रेन डेवलपमेंट इसी स्टेज में होता है। तो ये इन 3 सालों में बच्चे के पोषण पे ध्यान देने का काम, है ना? बच्चे की कह सकते हैं कॉग्निटिव एबिलिटी के ऊपर ध्यान देने का काम, ये ध्यान देने का काम यहाँ पर ये हमारा जो भी आंगनवाड़ी या बाल वाटिकाज़ हैं, इनसे करवाया जा सकता है। तो ये कहते हैं कि भई यहाँ पर जो स्टार्टिंग के, क्योंकि आंगनवाड़ीज़ को आज भारत में मतलब इस तरीके से देखा जाता नहीं है कि यहाँ पर कोई अच्छी एजुकेशन दी जाती हो, मतलब इस तरीके से देखा नहीं जाता, वो यहाँ पर राइटर क्लियरली मेंशन करते हैं। आगे मैं आपको उसके बारे में समझाऊँगा। तो ये अपना नया आइडिया प्रेज़ेंट कर रहे हैं कि हमें थोड़ा-सा इसमें चेंज करना चाहिए, क्योंकि 5 साल बीत चुके हैं इस पॉलिसी को, तो अब एक बदलाव की आवश्यकता है। और ये बदलाव जो है ज़्यादा बेटर रहेगा। ये बच्चे को शुरुआती तौर से यहाँ पर अच्छे स्टेज पर लेकर जाएगा, स्पेशली बच्चे का जन्म जो हुआ है तब से लेकर आगे उसकी पढ़ाई तक ध्यान रखेगा, ना केवल 3 साल से। समझ रहे हैं? तो आई होप आपको एक क्लैरिटी मिली। अब राइटर एक आइडिया देते हैं कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसने नए रिफॉर्म्स यहाँ पे प्रेज़ेंट करे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में, स्पेशली वो बच्चे जिनकी उम्र 3 से 6 साल होती है, जो प्री स्कूलिंग के लिए जाते हैं। अब ऑब्वियसली प्राइवेट स्कूल में प्री नर्सरी ये सब जो मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट स्कूल में सीधा आंगनवाड़ी या बाल वाटिकाज़ में उनका एडमिशन होता है। तो राइटर कहते हैं अभी तक क्या होता था? अभी तक जितने भी सरकारी स्कूल हुआ करते थे वो क्लास 1 से शुरू होते थे। ठीक है? उनका जो क्लास 1 से पहले प्री स्कूलिंग है, जैसे आज हम प्राइवेट में नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी करते हैं, ये सब यहाँ पर नहीं था, गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं होते। है ना? अब गवर्नमेंट स्कूल में अभी तक जो प्री स्कूल होता था, वो प्री स्कूल अवेलेबल था आंगनवाड़ी के थ्रू। अब आंगनवाड़ी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के तहत आता है, जहाँ पर मेन फोकस न्यूट्रिशन और हेल्थ पर होता है, बच्चे के पोषण के ऊपर में। है ना? जबकि प्राइवेट स्कूल्स देखोगे दूसरी तरफ तो नर्सरी, किंडरगार्टन क्लासेस ये सब देता है अपने बच्चे को। तो बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल्स में भेजना चाहते हैं। ठीक है? या भेज रहे हैं शुरू से। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक असमानताएँ बन रही हैं, इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे की शुरुआती स्कूलिंग है, बच्चे की जो शुरुआती स्कूलिंग है वो करेक्ट नहीं हो पा रही है। क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इसको करेक्ट करना ज़रूरी है। और करेक्ट करने के लिए यहाँ पर इस पॉलिसी में काम किया गया, और काम करने के बाद में एक फॉर्मल प्रोसेस में इसमें बोला गया कि हाँ, बच्चे की पढ़ाई पर भी हम शुरुआती तौर पे ध्यान देंगे। लेकिन राइटर कहते हैं कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने प्रोग्राम हमारे सामने प्रेजेंट किया कि शुरुआत में बच्चा जब 3 से 6 साल का होगा तो बाल वाटिका में पढ़ाई करेगा, है ना? फिर 4 से 5 साल, 5 से 6 साल, यानी 3 से 6 साल की जो उसका स्टेज है 3 साल का, वो आंगनवाड़ी या उसमें रहने वाला है। जिससे हमें ये पता चलता है कि मतलब आज के समय पर आंगनवाड़ीज़ की जो संख्या है वो भी कम है, और गवर्नमेंट स्कूल के अंदर में ये शुरुआती स्टेज में एक अच्छी पढ़ाई, बच्चे का जो स्टार्टिंग का लेवल का क्लैरिफिकेशन है वो देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सीधा क्लास 1 से पढ़ाई वहाँ पर शुरू होती है, तो उसको चेंज करना ज़रूरी है। फिर ये कहते हैं कि आज ना बहुत सारे जो टीचर्स हैं उनको ट्रेन करना ज़रूरी है आज के समय पर। आज यहाँ पे हमारा रिक्रूटमेंट सिस्टम के अंदर में बजट जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। समग्र शिक्षा स्कीम हमने चलाई है ऑलरेडी, यहाँ पर ये बहुत सारे फंड्स वगैरह प्रोवाइड करवाता है अलग अलग राज्यों में। राइटर कहते हैं कि देखो, हमें प्री स्कूल एनरोलमेंट जो है इसको शिफ्ट करने की ज़रूरत है, या जो आंगनवाड़ी सिस्टम है ना इसको हटाने की ज़रूरत है। आंगनवाड़ी को बिल्कुल बंद नहीं करना है, ये सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने सुझाव दिया है, उस सुझाव को आप भी यहाँ पर बताना कि आप उससे कितने सहमत हैं। ये कहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल दादर नागर हवेली या दमन एंड दीव जो हमारी एक यूनियन टेरिटरी है उसको देखोगे तो वहाँ पे क्या होता है, जो प्री स्कूल होता है, जो प्री स्कूल होता है वो यहाँ पर सभी प्राइमरी स्कूल्स में ऐड कर दिया गया है। तो इससे बहुत सारे जो बच्चे हैं दोस्तों वो सीधा आंगनवाड़ी से, अब आंगनवाड़ी में कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा वहाँ पर। रीज़न क्या है? क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स यहाँ पे वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। याद रखिएगा, प्राइवेट स्कूल सीधा बच्चे को शुरुआत से ही पढ़ाना शुरू करते हैं। और आजकल पेरेंट्स ये सोचते हैं आंगनवाड़ी में क्या पढ़ाया जाएगा, केवल कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, आंगनवाड़ी में कुछ नहीं होने वाला, ना ही बच्चा पढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर प्राइवेट में एडमिशन करवाया जाता है। अब क्वेश्चन यह है कि ये हो क्यों रहा है? हो इसलिए रहा है क्योंकि पेरेंट्स मानते हैं कि जो स्कूल है वो ज़्यादा अच्छी एजुकेशन देता है आंगनवाड़ी के कंपैरिजन में। तो इसलिए यहाँ पर आंगनवाड़ी का जो रेलेवेंस है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो सकता है, क्योंकि अब लोगों ने आंगनवाड़ीज़ में एडमिशन्स करवाने रोक दिए हैं।
तो स्कूल को अब मतलब स्कूल पे ना फ़ोकस जब हम करने की बात करते हैं तो इंडिया में ऑलरेडी आप देख पाओगे पेरेंट्स समझते हैं जितना ज़्यादा यहाँ पर महँगी पढ़ाई है या जो प्राइवेट एजुकेशन है वो ज़्यादा बेटर है, वो उस चीज़ को यहाँ पर दिखाया जाता है, जो शो किया जाता है, ठीक है? हालाँकि यहाँ पर कंडीशंस क्या है हर जगह की वो आप लोगों को पता है। फिर लास्ट में उन्होंने एक चीज़ यहाँ पर ये भी मेंशन की है, सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आंगनवाड़ी को आप एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के साथ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। एक नया इनिशिएटिव चला सकते हैं आंगनवाड़ी में, वो आंगनवाड़ी में जैसे आज के समय पर केवल पोषण पे ध्यान दिया जा रहा है बच्चों के, तो एक नया इनिशिएटिव चला सकते हैं, पोषण भी, पढ़ाई भी। पोषण के साथ-साथ पढ़ाई पे भी काम हो सकता है। या फिर कह सकते हैं जो स्कूल है, स्कूल को काम सौंप दिया जाए, जो आंगनवाड़ी वाले जितने भी जगह हैं या फिर आंगनवाड़ी की जब हम लोग बात करते हैं, तो इन सेक्टर का जो मेन काम है, इनका काम ही चेंज कर दिया जाए। इनको काम ये दिया जाए कि जो आंगनवाड़ी हैं, ये बच्चे की जो शुरुआती तौर है, क्योंकि आजकल क्या होता है, बच्चा अपने 3 से 6 साल का जब पहली बार स्कूल जाता है, अगर सरकारी स्कूल में पढ़ना है, तो उसको आंगनवाड़ी जाना पड़ता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप आंगनवाड़ी का सिस्टम जो है ये बदल दो। यहाँ पर केवल बच्चा जो है वो 0 से 3 साल का होना चाहिए। यानी बच्चा पैदा हुआ है, उसकी 3 साल की उम्र तक या जो प्रेग्नेंट महिला हैं या लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनका ध्यान रखने के लिए आंगनवाड़ी का काम बढ़ा दो कि भई इनका काम ये होना चाहिए कि शुरुआती तौर पर बच्चे का ध्यान दें। क्योंकि जो पहले 3 साल होते हैं, अलग-अलग रिपोर्ट्स ये दर्शा चुकी हैं, ये पहले 3 साल बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, उसके दिमागी विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो हम ये काम चेंज कर सकते हैं और जो स्कूल का एजुकेशन सिस्टम है वो बदल सकते हैं। जो आज प्राइवेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रहा है, वही गवर्नमेंट स्कूल भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा सकते हैं। जो स्टार्टिंग की शुरुआत से 3 से 6 साल की बच्चे की पढ़ाई है, वो स्कूल्स में दी जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो अपना फोकस 0 से 3 साल के बच्चों पे कर लेंगे, उनके पोषण पे काम कर लेंगे, उनके दिमागी विकास पे काम कर लेंगे। ठीक है? तो यही हमारा लास्ट में कंक्लूजन है। दैट्स इट। ये हमारा आज का एडिटोरियल सेक्शन ये भी खत्म हो चुका है। चलिए अब आते हैं आज के मेंस के क्वेश्चन के ऊपर में। आज का मेंस का प्रश्न क्या कहता है? तो ये है दोस्तों यहाँ पर मेंस का क्वेश्चन, इसको अटेम्प्ट कीजिएगा और अच्छा सा आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है अभी आपको मैं बताऊंगा। क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है आपका, क्योंकि आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बार बार चर्चाओं में भी है। क्वेश्चन बोलता है डिस्कस द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन इंटीग्रेटिंग प्री स्कूल एजुकेशन विद इन द गवर्नमेंट स्कूल एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये कहते हैं कि बताइए, डिस्कस कीजिए वो कौन कौन सी चुनौतियाँ, वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं या वो कौन कौन से हमारे पास में अवसर हैं कि अगर हम अपने प्री स्कूल एजुकेशन को सरकारी स्कूल में ही मर्ज कर दें, तो आंगनवाड़ी वाला सिस्टम हटाकर ये जो स्टार्टिंग की एजुकेशन है इन स्कूल्स में ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ले आएँ, तो इसमें चुनौतियाँ क्या होंगी, इसमें अवसर क्या होंगे, वो आपने बताना है 250 शब्दों में। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और हिंदी में भी लिखा हुआ है। वीडियो पॉज करें, अच्छा सा प्रश्न लिखें, इसका उत्तर लिखें और उत्तर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 80,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ठीक है? बाकी दोस्तों यहीं से ना इसी सेम आर्टिकल से एस्से के टॉपिक्स भी बन सकते हैं। तो चाहो तो आप अपना मर्ज़ी हो तो एस्से को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर ये जो 2 कोट मैंने दिए हैं इन कोट को अपने पास में लिख कर रख सकते हैं। यानी ये जब क्वेश्चन का आंसर आप लिखोगे ना तो इन कोट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि चिल्ड्रन आर द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज एंड इट्स बेस्ट होप फॉर द फ्यूचर। या दूसरा इस प्रकार से कोट आपको देखने को मिलेगा कि इक्विटी इन एजुकेशन बिगिंस विद अर्ली चाइल्डहुड। तो ऐसे कोट का यहाँ पर यूज़ कर करके कंक्लूजन में या फिर इंट्रोडक्शन में अपने आंसर की शुरुआत या आंसर का अंत किया जा सकता है। ठीक है? तो अच्छा सा आंसर लिखिए, टेलीग्राम पे सबमिट कीजिए, एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू कीजिए। काम खत्म, आज का सेशन खत्म। तो ये सेशन में आज जितना भी था सब कुछ कवर किया। जो ये शानदार से पीडीएफ्स आपने देखे हैं, पीडीएफ्स आपको यहीं पर मिलेंगे इसी पेड ग्रुप के अंदर में। पेड ग्रुप की इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। ज्वाइन करना है ग्रुप तो यहाँ पर व्हाट्सअप का नंबर दिया गया है, इस नंबर पर जाकर मैसेज कर देना। ठीक है? चलिए इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।